इस बार देर से सरकार, चुनावी महाभारत 2024, बेंगलुरु में जल आपातकाल, शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता साफ। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर के सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। इस बार केंद्र सरकार का गठन 2014 और 2019 की तुलना में देर से होगा। हालांकि इस बार भी पिछली बार की तरह वोटिंग 7 चरणों में ही होगी। वोटिंग का आखिरी चरण 1 जून को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। पिछली बार 23 जून को मतगणना हुई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी 26 जून को, जबकि 2019 में 30 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ 4 जून के बाद ही हो पाएगी। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे, जबकि 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 82 लाख है। 100 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.18 लाख है। 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2019 के चुनाव में नतीजों में भाजपा ने 303, कांग्रेस ने 52, तृणमूल कांग्रेस ने 22, बसपा ने 10, रंकापा ने 5, मकपा ने 3 और भाकपा ने 2 सीटें जीती थी। मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि आयोग ने अब तक 17 लोकसभा, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के महाभारत का शंखानाद हो चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा समेत सभी दलों ने जीत के लिए अपने अपने महारथियों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली हुई है। 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अन्य नेता भी पूरी ताकत लगा दिए हैं। हालांकि कांग्रेस में उतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में भी भाजपा बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 2 सूचियों में 260 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। वहीं कांग्रेस 100 के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाई है। राहुल गांधी अभी भी अपनी यात्रा में व्यस्त है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। पंजाब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। पंजाब में ही पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार चब्बीवाल कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने टिकट कटने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वहीं मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इनमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। बंगाल में TMC को झटका लगा है, जहां सांसद अर्जुन सिंह ने TMC को बाय बाय बोल दिया है। टिकट फाइनल होने तक दल बदल का यह सिलसिला यूं ही चलने वाला है। कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस दल बदल की असल वजह यह है कि ये नेता सत्ता से अलग नहीं रह सकते। पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी की टिप्पणी की कांग्रेस जनता से विमुख हो रही है। दिग्गी ने कहा कि मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि वो पिछली बार जनता के बीच कब गए थे और उन्होंने जनता की आवाज कब सुनी थी। यह सब बहानेबाजी है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सूच वेबसाइट पर डाल दी है। हालांकि इस सूच में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के नाम और पार्टियों को मिलने वाली राशि का तो उल्लेख है, लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने बॉन्ड खरीदे हैं इसका उल्लेख नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड की विशिष्ट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उसे ऐसा करना होगा। न्यायालय ने ऐसा नहीं करने के लिए बैंक से जवाब मांगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल करने वाली पार्टियों में भाजपा शीर्ष पर है। SBI द्वारा जारी सूची के मुताबिक भाजपा को 8,600 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है, जबकि दूसरे नंबर पर रही TMC को 3,300 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। कांग्रेस मामले में TMC से भी नीचे है, उसे 3,146 करोड़ का ही चंदा मिला है। लालू यादव की राजद को 72 करोड़ के चंदे के साथ 10वें नंबर पर है। जहां तक चंदा देने वालों का सवाल है तो उनमें फ्यूचर गेमिंग नामक कंपनी सबसे ऊपर है। मेधा इंजीनियरिंग, क्विक सप्लाई चेन, वेदांता लिमिटेड, हल्दिया एनर्जी भी टॉप 5 चंदा देने वाली कंपनियों में शामिल है। निकट भविष्य में जब यह खुलासा होगा
कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया तो बवाल मच सकता है। चंदे को लेकर राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। गर्मी के दस्तक के साथ भारत के कई शहरों में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। सबसे बुरे हालात इन दिनों आईटी सिटी बेंगलुरु के हैं। स्थिति यह है कि कई जगहों पर लोगों को पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है। यह तो सिर्फ बेंगलुरु की हालत है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के 20 शहरों में भारी जल संकट हो सकता है। बेंगलुरु के अलावा तेलंगाना के सीएम ने भी राज्य में जल संकट के संकेत दिए हैं। रिपोर्ट में जिन शहरों के नाम शामिल है उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, गुजरात का गांधीनगर, गुरुग्राम, इंदौर, अमृतसर, लुधियाना, हैदराबाद, चेन्नई, गाजियाबाद समेत अन्य शहरों के नाम भी शामिल हैं। बेंगलुरु में हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि कोचिंग सेंटर्स और स्कूलों ने बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने की सलाह दे दी है। संस्थानों ने एक हफ्ते के लिए आपातकाल की घोषणा करते हुए यह निर्णय लिया कि बच्चे घर से ही क्लास लें क्योंकि स्कूल में पानी ही नहीं है। आपातकाल की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि कर्नाटक में जल संकट भयंकर तरीके से गहराता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री का घर सांकी झील के पास होने के बावजूद भी उनके घर का बोरवेल सूख गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल संकट की समस्या कितनी विकट होती जा रही है। कई शहरों में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सरकारी आवास पर भी पानी की किल्लत हो गई है। पानी की किल्लत के चलते स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कर्नाटक के कई शहरों में पानी की कीमतों में भारी उछाल आया है। पानी की कीमतें जो पहले 700 से 800 रुपए प्रति टैंकर थी वह बढ़कर 1500 से 1800 रुपए तक पहुंच गई है। कई बड़ी और वीआईपी सोसाइटी में भी लोग पानी के संकट को झेल रहे हैं। लोगों की माने तो उनके घर में एक महीने में पानी का बिल कमोबेश 10,000 तक आ गया है। कर्नाटक के 136 तालुक में से 123 तालुक लगभग सूखे की मार झेल रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही यह संकट और बढ़ सकता है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवर बोर्ड ने कहा कि पानी की डिमांड मांग के अनुसार पूरी नहीं की जा पा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक भारत के तकरीबन 20 शहरों में जल संकट देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू कर दिया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है और यहां तक कि कुछ गैर भाजपाई राज्यों ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए का संबंध एनआरसी से है। उन्होंने कहा कि हम असम जैसे हिरासत केंद्र बंगाल में नहीं चाहते। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी इस असंवैधानिक एवं मानवाधिकारों के खिलाफ बताया। विपक्षी कांग्रेस भी इसके खिलाफ है। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के छात्र संघों के शीर्ष संस्था नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे क्षेत्र में सीएए नियमों की प्रतियां जलाई और कानून को तत्काल रद्द करने की मांग की। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम 11 मार्च को जारी की गई नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं और इससे क्रियान्वयन पर निकटता से नजर रख रहा है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता का कोई आधार नहीं है। यह भारत का आंतरिक मामला है। यह देश की समावेशी परंपराओं, मानवाधिकारों के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यह नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनेगी। इस कानून के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता आसान हो जाएगा। यह कानून उन सभी शरणार्थियों पर लागू होगा जो साल 2014 के पहले भारत आए हैं। संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस कानून से करीब 31,000 शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। इनमें सर्वाधिक 25,447 हिंदू हैं। इनके अलावा 5,807 सिख, ईसाई 55, बौद्ध 2 और पारसी भी 2 ही शामिल हैं। हालांकि सीएए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई हैं, जिन पर 19 मार्च को सुनवाई होगी। इस कानून में बाहर आए मुसलमानों के लिए नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। इसी के चलते इसका विरोध भी हो रहा है। अब खबरें संक्षेप में। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 2019 में लागू हुआ तो 10 सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा और 13 सरकारों का घटेगा। चुनाव आयोग का ऐलान। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में होंगे विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने घटाए पेट्रोल और डीजल के दाम।
ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।